गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 3 राज्यों के जो आंकड़े देखे थे, इनके आधार पर हमने देखा कि किसी भी देश का जो विकास है वो आय के पर ही निर्भर नहीं रहता है, उसके अतिरिक्त भी हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे शिक्षा है, साक्षरता दर है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो यहाँ पर कल मैंने आपको एक कार्यकलाप दिया था, तो कार्यकलाप में आपको ये जितने भी रिक्त स्थान थे वो भरने थे। तो आज हम उसी को देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि है। तो ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर जो पुरुष है वो 76% है, महिला 54% है। तो इसी को आज हम भरेंगे। फिर 10 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर 90% है, महिला 87% है। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले वर्ष से ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत 85 और 82। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर, जिसमें युवक हैं और नौजवान भी हैं, वृद्ध हैं, दोनों ही शामिल है। ग्रामीण पुरुषों के लिए वो कितनी थी, 76%। तो यहाँ पर हमारी आएगी 76%। ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी थी, ये 54%। यही नहीं कि बहुत से वह स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि 22% जो इस समय स्कूल में नहीं है। कितने, 22% इस समय स्कूल में नहीं है। तो हमारे इसमें जो पहला रिक्त स्थान है इसमें 76% आएगा, ठीक है, इसमें 54% आएगा और तीसरे वाले में 22% आएगा। इस तालिका से स्पष्ट है कि जो 13%, इसमें कितना आएगा, 13% ग्रामीण लड़कियां और 10% ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से हमें क्या करना है, इसमें 13%, कितनी लड़कियां, 13% ग्रामीण लड़कियां और 10% ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं। हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी यहाँ कितना आएगा, 10 से 14 वर्ष आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता बहुत चिंताजनक है। तो बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी हम नहीं पहुंच पाए, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक ही पूरा करना था। तो ये हमने आंकड़े देखे हैं। अब हम आंकड़े आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है, कार्यकलाप 3 भी पूरा कर लेते हैं और उसके जो आंकड़े हैं उसको भी हम पढ़ते हैं, इसे समझते हैं कि ये क्यों दिए हुए हैं। देखिए, ज्ञात करने के लिए क्या वयस्क अल्प पोषित है, यानी ये जो है ये किस लिए है, यह जानने के लिए कि कोई वयस्क है, कोई अडल्ट है, क्या वो अल्प पोषित है या माल न्यूट्रिशन है, यानी इसको पोषक तत्वों की कमी है। यह एक तरीका है जिसे पोषण वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI, इसे क्या, इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या नापता है कि किसी में पोषण की कमी तो नहीं है। वो कैसे है, देखिए, इसकी गणना करना सरल है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति का भार हम किलोग्राम में लेंगे, फिर उसकी लंबाई हम मीटर में लेंगे, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्प पोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर यह 25 से अधिक है तो व्यक्ति अति भारित है, यानी वो अच्छा पोषण खाने वाला है। लेकिन याद रखिए, मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। कक्षा में हर विद्यार्थी और 3 वयस्कों का वजन और ऊंचाई मापें। इसके लिए अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के वयस्कों को चुनें, जैसे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तरों में काम करने वाले लोग। तीनों स्तर के लोगों का जब हम ये बॉडी मास इंडेक्स नापेंगे तब देखेंगे कि कौन पोषण स्तर पर है और कौन पोषण स्तर पर नहीं है।
सभी विद्यार्थियों से इन आंकड़ों को इकट्ठा करके एक संयुक्त तालिका बनाइए, फिर उनकी BMI की गणना कीजिए। क्या आप व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके पोषण के स्तर में कोई संबंध पाते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि भार को लंबाई के वर्ग से भाग देना है। अब लंबाई कितनी है यहाँ पे, मान लो हमारी लंबाई है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि हमारी लंबाई 25 है, तो लंबाई का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर। 25 को 25 से करेंगे यानी 625, ठीक है। फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग देना है। हमारी लंबाई कितनी है, हमारी लंबाई देख लेंगे और हमारा वेट देख लेंगे, वेट कितना है, उस वेट को फिर से भाग दे देंगे हम, तो हमारा क्या है, बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। अब है मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। हम यहाँ इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, मानव विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में इसे HDI बोलते हैं, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये HDR का फुल फॉर्म है, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। मैंने पहले भी आपको कि हमारे लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन ये अपर्याप्त है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोच लेंगे। लेकिन ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और महाराष्ट्र की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचक हमें हैं। पिछले लगभग 1 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर हमें दृष्टि डालनी होगी। तो सबसे पहले हम आंकड़े देखते हैं। 2001.6 देखिए, इसमें 2013 के भारत और उनके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जिसे बोलते हैं, या ग्रॉस नेशनल इनकम हम उसे बोल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की है, जो डॉलर में है। जन्म के समय साक्षरता दर उनकी 15 वर्ष की जनसंख्या के लिए है, और विश्व में मानव विकास सूचकांक कितना है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो श्रीलंका है, उसमें राष्ट्रीय आय $9,250 है। जन्म के समय संभावित आयु 74.3, साक्षरता दर है 91.2, और विश्व में जो मानव विकास सूचकांक है 73। इस तरह से आपको सभी देशों की यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट दी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर टिप्पणी है, इस टिप्पणी को भी आप देख सकते हैं। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है, ठीक है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ताकि उनकी तुलना की जा सके। इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकें। तो यहाँ देखेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि जो जन्म के समय संभावित आयु होगी, किसकी 73 वर्ष होगी, किसी की 74 वर्ष होगी, इस तरह से। अब इसमें आगे क्या देखते हैं कि यह
यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका यह भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी से कम है, फिर भी यह भारत से आयु संभाव्यता और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य है, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास के मापने के कुछ और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? तो आप ये बता सकते हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर देशों की तुलना हम सिर्फ आय के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देख लिया है कि नेपाल, भारत, श्रीलंका है, इनके बीच में तुलना की गई है, तो हमारा देश इन सबसे पीछे ही है। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे क्यों इनसे पीछे हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।